येस डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेपी। आप सभी को पता है कि आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है मास्टर ऑफ आर्ट, यानी कि हम मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे हमारा जो सेशन है वो है यूनिट 2 को। अगर हम यूनिट 1 की बात करें बच्चों, तो हमने देखा था कि यूनिट 1 में हमारा जो फिर चाउसर को पढ़ा था, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप देखेंगे यूनिट 1 को, और आप फिर बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होंगे कि आज हम क्या कन्वर्सेशन करने वाले हैं। यस बच्चों, तो आप ऑन स्क्रीन देख के पता कर ही लिए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जॉन डन, यानी कि द कैनोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और थोड़ी सी बात आपसे ये भी करेंगे कि हम अगर देखेंगे जेफरी चाउसर की बात, जैसे हमें पता है कि ओवरऑल हमारा यूनिट कितना है बच्चों, हमारा जो यूनिट है वो है 8 यूनिट। हमें इंग्लिश के अंदर 8 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है ना। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था कंटरबरी टेल्स, है ना। कंटरबरी टेल्स के बारे में आपको पता है कि जेफरी चाउसर जी ने बहुत ज़्यादा ही, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो कंटरबरी टेल्स के पार्ट्स हैं, जो समरी है वो आफ्टर ऑल 20 हैं, लेकिन हमने जो मेन हमारा है 6 उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो फिर आज हम देखेंगे कि जॉन डन जी जो हैं, जो उनकी बुक है द कैनोनाइजेशन, ये आखिर क्या कहना चाहती है, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या थीम है, इसके सारी चीज़ों को हम जानेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ी सी फिर से बात हम आपसे करना चाहेंगे कि जो हमारा यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 में हमने कंटरबरी टेल्स को तो पढ़ा है, कंटरबरी टेल्स को पढ़ा है, कंटरबरी टेल्स हमारा कंप्लीट हो गया है और बहुत ही अच्छे वे में एक अच्छी क्लास है जो आप पढ़े होंगे। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि हमने आपको बताया था कि यूनिट 1 के अंदर हमें 2 टॉपिक मिलेंगे। एक जेफरी चाउसर की बात हमने की थी, है ना, एक जेफरी चाउसर की बात की थी जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, और सेकेंड ऑफ हम एडमंड के बाद में बात किए थे, एडमंड, है ना, एडमंड स्पेंसर जी के बारे में बात किए थे। अगर आपको एडमंड स्पेंसर जी की क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे कि जेफरी चाउसर के बाद आपको एडमंड की क्लास चाहिए, फिर हम आपके लिए एक अच्छे से लेक्चर लेकर आएंगे। ओके, तो ये बच्चे हो गई बात। अब हमारा जो आज का सेशन रहने वाला है वो है, हमें पता है कि यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, क्या हम पढ़ने वाले हैं जॉन डन को। अब देखेंगे कि जॉन डन आखिर कौन है, किस तरह से दिखते हैं, है ना। यूनिट 2 में हम जॉन डन को पढ़ने वाले हैं और इनकी एक बुक है जिसे हम कहते हैं द कैनोनाइजेशन। अब कैनोनाइजेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो कैनोनाइजेशन आखिर क्या है, ऐसा मन में क्वेश्चन आता ही है कि व्हाट इज अ कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यह एक चर्च की धार्मिकता होती है, जिसमें चर्च में कहते हैं प्रीस्ट बनते हैं, प्रीस्ट नहीं कह सकते, संत कहते हैं, है ना। प्रीस्ट अलग होता है, यानी कि प्रीस्ट को पुजारी कहते हैं। यहाँ पे संत की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे संत की बात करेंगे। तो जो चर्च में एक संत बनते हैं उनको हम कहते हैं तो कैनोनाइजेशन, है ना, कैनोनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। तो ओवरऑल ये बात हो गई हमारी जॉन डन की लिखी हुई, जो ये राइटर हैं, है ना, एक बहुत अच्छे राइटर हैं, और इनके बारे में अब हम डिटेल देखेंगे कि इनका बायोग्राफी क्या रहा है, और इनका एक अच्छा सा फिगर भी देखेंगे जिससे आप इनको नॉन कर सकें, जान सकें, और फिर इनके हम बुक के बारे में देखेंगे। तो आफ्टर ऑल ये बातें हमारी ख़त्म हो गई, अब हम चलते हैं कैनोनाइजेशन के बाद में। पहले हम देखेंगे कि हमारे जो बुक में थोड़ा सा स्टडी गाइड है, कुछ इस तरह से दिया है, द जॉन डन द कैनोनाइजेशन। ओके, अब कैनोनाइजेशन का अगर हम देखें कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉन डन कौन थे आखिर। तो ये जो जॉन डन बार बार आ रहा है क्योंकि ये बड़े अच्छे राइटर और बहुत मज़ेदार चीज़ इन्होंने राइट भी की है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये जो धीरे धीरे से ऐसे चेहरा चमकता हुआ दमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये हैं आपके जॉन डन, है ना। इनका जो मस्टर्ड है वो किस तरह से कुछ वी आकार का है, और इसमें ये 3 का सिंबल जैसा रहता है, इसको V3 के नाम से भी जानते हैं लोग एज अ जोक में। लेकिन हम जोक की बात नहीं लेंगे बच्चों, है ना, यहाँ पे जोक की बात नहीं हो रही है, एज अ सीरियस चैप्टर दिस इज। एंड इसको अगर हम बात करें तो देखेंगे कि ये हमारे जो फेमस राइटर हैं, यानी कि जॉन डन जी हैं, जॉन डन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर ऑल आप सभी लोगों ने जॉन डन को बहुत अच्छे से देख लिया है और भूलेंगे कभी नहीं। बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिन्होंने लिखा है, इन्हीं की बुक है, इन्हीं की लिखी हुई बुक है जिसे हम कहते हैं द कैनोनाइजेशन, है ना, द कैनोनाइजेशन।
ओके, द कैनोनाइजेशन, इनकी लिखी हुई बुक है कैनोनाइजेशन। और हमने आपको बताया कि कैनोनाइजेशन क्या है, जिसमें एक चर्च होता है और चर्च में जो संत होते हैं, नास्ट अ प्रीस्ट, यानी कि पुजारी का नाम नहीं लिया जा सकता है, संत ही कहेंगे। तो जो चर्च में संत होते हैं उन्हीं के बारे में इन्होंने थोड़ी सी इसमें डिस्कशन की हुई है और उसी के बारे में हम देखेंगे। अब हम देख लिए कि ये हैं हमारे जॉन डन। अब जॉन डन के हम बायोग्राफी की अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि जॉन डन का आखिर जीवन परिचय कैसा रहा होगा, उनका बायोग्राफी किस तरह से रहा होगा, उनकी बर्थ कब हुई थी, उनकी डेथ कब हुई थी, उनका एजुकेशन कब हुआ था, किस जगह से हुआ था, आखिर स्कूलिंग लाइफ क्या था उनका, और उनका एजुकेशन लाइफ में जो हायर एजुकेशन था वो किस तरह का था। एक एक करके हम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो बच्चों अगर जॉन डन की बात करेंगे तो देखेंगे कि जॉन डन की जो बायोग्राफी बनती है, यानी कि इनका जो जीवन परिचय बनता है, इनका जो जीवन परिचय बनेगा बच्चों, यानी कि बायोग्राफी वो किस तरह से रहने वाली है। तो जॉन डन की अगर हम बर्थ की बात करें बच्चों तो देखेंगे कि इनका जो बॉर्न हुआ था 22 जनवरी। आफ्टर ऑल इनका जो बर्न था वो था 22 जनवरी, है ना, इसको नहीं भूलना है क्योंकि ये हमेशा आता है। और सन की अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि 1572 इनका जो बर्थ हुआ था, वो डेट क्या था, 22 जनवरी था। और अगर हम ईयर की बात करेंगे तो बच्चों देखेंगे वहाँ पे 1572। और अगर हम स्पेस की बात करें कि कौन सी जगह थी, तो वो जगह थी लंदन। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। तब जब बच्चों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आता भी है कि अगर बॉर्न हो गया लंदन में तो क्या डेथ कहीं अदर हुआ था, तो डेथ के बारे में भी देखेंगे कि इनकी जो डेथ की टाइमिंग थी, है ना, वो कब थी, तो 31 मार्च को था, जो 1631 में था, और वो भी कहाँ पे था, लंदन इंग्लैंड में। ओके, तो आपको बर्थ इनका नहीं भूलना है, इसको आप नोट कर लेंगे, और इनका जो डेट है वो भी नहीं भूलना है क्योंकि हमेशा पेपर में आता ही है। और आज इस क्लास में हम आपको जॉन डन से जितने भी पेपर में आए हुए PYQ हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको जानने के बाद। ओके, अब जानने का प्रयास करते हैं बच्चों की हु वाज जॉन डन, आखिर जॉन डन कौन था, है ना, हु वाज जॉन डन, जॉन डन आखिर कौन था। तो हम देखेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि जॉन डन जो थे वो 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, अगर हम कहा जाए कि मेन जो इनका टाइमिंग था वो 16 एंड 17th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था, एक मेटाफिजिकल, है ना, इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है या मेटाफिजिकल राइटर भी कहा जाता है। और ये क्या थे, एक बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग कह सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग एंड मेटाफिजिकल पोएट थे, जिनका नाम आता है हमेशा लीडिंग इंग्लिश में। और वो महान राइटर कौन है, तो आप जानेंगे कि जॉन डन जी थे। तो देखेंगे कि जॉन डन वाज अ लीडिंग इंग्लिश, अ मेटाफिजिकल पोएट एंड प्रीचर एंड द स्कॉलर ड्यूरिंग द लेट, हमने क्या बताया कि 16 एंड अर्ली 17th सेंचुरी, यानी कि जॉन डन जी जो थे वो 16वीं और 17वीं सदी के प्रमुख अंग्रेजी दार्शनिक, जिसे मेटाफिजिकल कवि कहा जाता है, उपदेशक भी थे और एक ये विद्वान भी थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक उपदेशक भी थे और एक विद्वान भी थे। ओके, अगर हम इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें बच्चों तो देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में क्या रहने वाला है। मेटा जो फिजिकल है वो क्या है, एक पोएट है, यानी कि ये महान एक उपदेशक थे। क्या थे, एक महान उपदेशक थे, ये महान उपदेशक थे। ओके, तो जॉन डन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉन डन जी जो थे वो हमारे एक मेटाफिजिकल पोएट थे। ओके, और अगर हम जॉन डन की और भी बात करें तो देखेंगे कि कंसीडर फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री थे, यानी कि जॉन डन को दार्शनिक कविता का भी जनक कहा जाता है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करें बच्चों तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमें पता है कि हम जेफरी चाउसर जी को जानते हैं इन PG लेवल, नॉट अ UG लेवल। अगर हम UG लेवल की बात करेंगे बच्चों तो देखेंगे UG लेवल में हमारे UG की अगर हम बात करेंगे, UG में तो हमारे RK नारायण जी आ जाते हैं, RK नारायण जी आते हैं, भावनी भट्टाचार्य जी आते हैं, और इसमें SK नारायण भी आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मेंशन होता है। लेकिन अगर हम PG की बात करेंगे तो PG में हमने क्या देखा था कि PG में बच्चों, PG में हमने क्या देखा था, PG में हमने देखा था कि PG में कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें हम देखेंगे कि जेफरी चाउसर जी आ गए थे,
वेट मिनट, जेफरी चाउसर जी हैं, है ना, जेफरी चाउसर जी हैं। और अगर हम सेकंड उपदेशक की बात करें तो सेकंड में आपको देखने को मिलेगा कि जॉन डन का नाम पहले आता है, जिन्हें हम कहते हैं दार्शनिक कविता का जनक। यानी कि अगर हम आफ्टर ऑल की बात करें तो जॉन डन इज द कंसीडर ऑफ फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी कि जॉन डन जी जो हैं वो दार्शनिक कविता के क्या कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब हमें पता चल गया, अब हम देखेंगे कि इनका फेमस वर्क क्या था बच्चों। तो फेमस वर्क के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज द फेमस वर्क, है ना। फेमस वर्क क्या था, तो फेमस वर्क जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि द कैनोनाइजेशन, है ना, द कैनोनाइजेशन। फेमस वर्क में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, द कैनोनाइजेशन। जो चर्च में संत होते हैं उन्हीं को कैनोनाइजेशन कहा जाता है, ये आपको पहले पता है। ओके, A validation of the forbidding and the mourning death be not the proud the philia। यानी कि अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो जो आज का हमारा टॉपिक है द कैनोनाइजेशन, ये भी है, लेकिन अगर हम और बात करें तो इसमें एक आता है वैलिडिक्शन और इसमें फॉरबिडिंग भी आता है, फॉरबिडिंग, और फिर लास्ट में आता है डेथ बी नॉट प्राउड, और एक आता है द फिलिया। ये इनके फेमस वर्क हैं। क्या है बच्चों, ये इनके फेमस वर्क हैं, है ना, ये इनकी मतलब रचनाएं हैं। और कैनोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था वो कैनोनाइजेशन ही हुआ था। और सेकंड पे अगर हम बात करें तो सेकंड में हमारा जो है वो डेथ बी नॉट प्राउड, है ना, डेथ बी नॉट प्राउड, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। अगर इसके हम थीम की बात करें बच्चों तो थीम्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि थीम्स इनके क्या क्या हैं, थीम्स को हम देख लेंगे। अगर हम थीम्स की बात करें ओवरऑल बच्चों तो देखेंगे कि थीम्स इनका क्या बन रहा है। थीम्स इन हिज द पोएट्री लव, रिलीजन, डेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड द इंटेलेक्ट। यानी कि इनकी जो कविताएं थी वो किस में डिपेंड करती थी, प्रेम में, धर्म में, डेथ यानी कि मृत्यु में, और इनकी जो आत्मिकता थी, ऐसे विषयों पे इनका थीम हुआ करता था। ठीक है, अब इनका रिलीजियस कैरियर कैसा था, अभी इनके हम बायोग्राफी को ही देख रहे हैं एक एक करके। अब रिलीजियस कैरियर को अगर हम देखेंगे तो रिलीजियस कैरियर क्या बनता है बच्चों, रिलीजियस कैरियर को भी देख लेंगे। रिलीजियस कैरियर इनका क्या रहा है, he became the cleric in the church of the England and the later of the dean of St. Paul of the cathedral। यानी कि इन्होंने चर्च में एक पादरी का पद संभाला था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि क्लैरिक ऑफ द चर्च कौन थे, तो जॉन डन थे, और इन्होंने क्या किया था, चर्च में पादरी का पद संभाला और बाद में सेंट पॉल कैथेड्रल के डीन बन गए थे। क्या बने थे ये बन गए थे इंग्लैंड एंड द लीटर ऑफ डीन ऑफ एसटी पॉल, है ना, पॉल कैथेड्रल के डीन बन गए थे। ओके बच्चों, अगर हम इनके लेजेंसी यानी कि इनके विरासत की बात करें तो किस तरह से ये बिलोंग करते थे अपनी फैमिली से, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो जॉन डन जी जो थे वो जॉन डन द पोएट्री इज नोन फॉर द विट इरोनी एंड द कॉम्प्लेक्स मेटाफोर्स कॉन्सेप्ट्स एंड द ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द लेटर पोएट। यानी कि अगर हम जॉन डन की कविता की बात करें, उनकी बौद्धिकता की बात करें तो कविताएं उनकी क्या थी, बौद्धिकता से भरी हुई थी, कुछ टॉन्ट टाइप की भी थी, है ना, कुछ टॉन्ट टाइप की भी थी जिसमें कुछ व्यंग थे, कुछ जटिल रूपक थे, जो बहुत ज़्यादा इसी की वजह से फेमस हुए थे। और आने वाले कई कवियों को क्या किया था, इन्होंने इफेक्ट किया था, यानी कि इन्होंने प्रभावित किया था। अगर हम टाइटल की बात करें बच्चों तो देखेंगे कि टाइटल हमारा आज का क्या रहने वाला है, आप सभी को पता है द कैनोनाइजेशन। व्हाट इज द कैनोनाइजेशन, है ना, कैनोनाइजेशन को ही पढ़ेंगे। कैनोनाइजेशन, अब कैनोनाइजेशन स्टार्ट हो गया है, कैनोनाइजेशन स्टार्ट हो गया और अब हम देखेंगे ओवरऑल इसके मीनिंग को, यानी कि कैनोनाइजेशन मीनिंग्स क्या होता है। इसका इंग्लिश मीनिंग तो आपको पता है, कैनोनाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय द विच ऑफ द समवन इज द डिक्लेयर द संत बाय द चर्च। हमने आपको यही चीज़ बताया है, आपको अभी बताया कि जो चर्च में संत होते हैं उसी को कैनोनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि कैनोनाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय द विच समवन इज द डिक्लेयर्ड अ संत बाय द चर्च। ओके, यहाँ पे वही बायलिंगुअल चीज़ें दी हैं जो मैंने आपको बताया है कि कैनोनाइजेशन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को चर्च द्वारा संत घोषित करना, है ना, किसी व्यक्ति को चर्च में संत घोषित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, कैनोनाइजेशन कहलाता है। यानी उसे एक आदर्श और पूजनीय रूप में क्या किया जाता है, मान्यता दिया जाता है।
अब हम बात करेंगे कैनोनाइजेशन को आगे थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करेंगे। द कैनोनाइजेशन इज द मेटाफिजिकल पोएम बाय द जॉन डन, है ना, यानी कि कैनोनाइजेशन जो है वो जॉन डन की एक दार्शनिक मेटाफिजिकल क्या है, कविता है। ये हमेशा आफ्टर ऑल ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाता है। अगर कहा जाए कि यह कविता क्या है तो एक आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाने वाला पोयम है। जैसे संतों को क्या किया जाता है, इसमें पूजा जाता है, वैसे ही प्रेमियों को। जॉन डन का कहना है कि जिस प्रकार से संत की हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से हमें प्रेमियों की भी पूजा करनी चाहिए। ओके, द वर्ड कैनोनाइजेशन कम्स फ्रॉम द कॉमन विद द मीन ऑफ रूलर स्टैंडर्ड स्पेशली इन द ट्रूथ चर्च, यानी कि जो वर्ड है कैनोनाइजेशन का वो कम्स फ्रॉम द कैनॉन विच मीन्स रूलर ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेशली इन द चर्च, यानी कि कैनोनाइजेशन का जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो कैनॉन से आया है। कहाँ से आया है, कैनॉन से आया है, जिसका अर्थ होता है नियम यानी कि रूल, रिलीजियस यानी कि धार्मिक मान्यता, और खासकर ये चीज़ें कहाँ पे फॉलो होती हैं, तो बच्चों ये होती हैं चर्च में। कहाँ पे होती हैं ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, वो चर्च में होती हैं। और यह प्रक्रिया क्या होती है, आफ्टर ऑल सारा, यानी कि जो नियम हम बनाते हैं, जो धार्मिक मान्यता मनाते हैं, खासकर ये तो पता है कि चर्च में होता है, ये सही है, लेकिन किस वजह से करते हैं, तो किसी को हम संत बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई यह होती है, जिसके कारण इसको हम कैनोनाइजेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे जॉन डन यानी कि इनका जो रूपक है किस तरह से इन्होंने यूज किया है, किस तरह से इनका यूज है, क्या क्या यूजेस इन्होंने किया है। अगर हम डन की बात करें, यानी जॉन डन की बात हो रही है, Donne uses the ideas of the canonization as the metaphor and the compares lover of the saint, यानी कि जॉन डन जो है वो कैनोनाइजेशन को रूपक मेटाफोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे प्रेमियों की तुलना संतों से करते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि इन्होंने कहा जिस तरह से हमें संतों की पूजा करनी चाहिए उसी तरह से हमें प्रेमियों की भी पूजा करनी चाहिए। ओके, और वो ये दिखाना चाहते हैं, क्या करते हैं जॉन डन, ये दिखाना चाहते हैं कि उनका प्रेम जो है वो इतना ज़्यादा पवित्र है कि उसे धार्मिक रूप से भी स्वीकारा जा सकता है। उसे धार्मिक रूप से क्या किया जाता है, स्वीकारा जा सकता है। जस्ट लाइक अ संत आर द हॉनर्ड आफ्टर डेथ, द पोएट वांट्स हिज लव टू बी इमोर्टलाइज, यानी कि जो इमोर्टलाइज होता है, जैसे संतों को हम क्या करते हैं, मृत्यु के बाद सम्मानित करते हैं, है ना। जिस तरह से जॉन डन का कहना है कि जिस तरह से हम संतों को मृत्यु के बाद सम्मानित करते हैं, वैसे ही कवि कहता है कि उसका प्रेम भी क्या होना चाहिए, अमर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतों के मृत्यु के बाद अगर उनको सम्मान दिया जाता है, उसी प्रकार से प्रेम करने वाले को भी एक जायज़ सी बात है कि उनको भी रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। वे प्रेम को केवल एक सांसारिक चीज़ नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव मानते हैं। जॉन डन का कहना है कि प्रेम केवल एक सांसारिक चीज़ नहीं होती है, यह क्या होता है, आत्मा का अनुभव होता है। ठीक है, यह आत्मा का अनुभव होता है। The title also shows irony, society critics of the lover, but the poet says lovers deserve sainthood, यानी कि इसका जो शीर्षक है वो किस तरह से है, कुछ टोन टाइप का मैंने पहले ही बताया आपको कि ये कुछ व्यंग्यात्मक होते हैं और समाज क्या करता है, प्रेमियों की आलोचना करता है, ये आपको पता है। पर इसमें जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि संत जो हैं वो तो संत बनने लायक हैं, लेकिन उनके लिए क्या होती है, एक चुनौती होती है और कुछ यह क्या करता है जो सामाजिक सोच को आगे बढ़ावा देता है। ओके बच्चों, और अगर हम देखें कैनोनाइजेशन को, तो कैनोनाइजेशन हेयर डजंट हैपन बाय द चर्च बट द थ्रू पोएट्री, यानी कि यहाँ जो कैनोनाइजेशन है वो चर्च द्वारा नहीं बल्कि कविता के माध्यम से होता है। यहाँ पे कैनोनाइजेशन वैसे आफ्टर ऑल सभी लोग जानते हैं कि चर्च में जो संत होते हैं वो होता है, लेकिन इन्होंने जॉन डन ने क्या किया कि हम कैनोनाइजेशन को कविता से रखते हैं, ना कि हम चर्च से इंक्लूड करके रखेंगे। इन्होंने यही चीज़ बताई। इन्होंने कहा कि हम संत को जिस तरह से सम्मान देते हैं उसी तरह से हमें प्रेमियों को भी सम्मान देना चाहिए। जिस तरह से हम संत की पूजा करते
करते हैं उसी तरीके से हमें प्रेमियों की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कविता क्या है, प्रेमियों की एक प्रेमियों को क्या करता है, एक अमरता देती है। ठीक है, बाय राइटिंग अबाउट द लव डन प्रिजर्व्स, यानी कि जो इसके प्रिजर्व होते हैं द लवर्स इन वर्सेज ऑफ मेकिंग दम ऑफ द इटर्नल लाइक सन्स, यानी कि प्रेम के बारे में अगर कुछ लिखकर जॉन डन जो है वो प्रेमियों को क्या करते हैं, कविता में संरक्षित करते हैं, जिसे वो संतों की तरह क्या करें, अमर हो जाए। जॉन डन का कहना है कि जिस तरीके से कैनोनाइजेशन में संतों को अमरता वाली बात बताई गई है, जिस तरह से उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया गया है, यानी कि कैनोनाइजेशन में चर्च के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से ये पोएट में क्या कहना चाहते हैं कि पोएट में भी इसी तरीके से जो प्रेमी है, जो लवर्स हैं, उनको भी अमरता देना चाहिए। किसकी तरह, संतों की तरह। और आगे हम देखें तो कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन स्टैंजा बाय द एक्सप्लेनेशन, यानी कि जॉन डन का कुछ है ऐसा, जॉन डन जो है, जॉन डन, इनका नाम बड़ा अच्छा लगता है बार बार बोलने पे। एक जॉन मिल्टन भी मिलेंगे आपको इसके अगले वाले यूनिट में, उन्होंने कुछ ऐसा भूत प्रेत की कहानियाँ बताई हैं, तो उसको हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो जॉन डन का जो स्टैंजा है वो कुछ 4 या 5 टाइप का है, जिसको हम फटाफट एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके पिवाई क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है जॉन डन का स्टैंजा वाइज, तो स्टैंजा 1 हम देखेंगे कि स्टैंजा 1 आखिर क्या कहना चाह रहा है। स्टैंजा 1, स्टैंजा 1 की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि इंग्लिश फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, and or shall my placy or my gout, my 5 grey hairs and renew the fortune flout। वेट मिनट, ये क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर गॉड द सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, यानी कि भगवान की खातिर क्या करो, हमेशा साइलेंट रहो, चुप रहो और मुझे प्रेम करने दो। और चल द प्लेसली ऑफ माई गाउट एंड 5 ग्रे हेयर्स रन द फॉर्चून फ्लाउट विद द वेल्थ ऑफ द स्टेट योर माइंड विद द आर्ट ऑफ इम्प्रूव टेक योर कोर्स गेट योर ए प्लेस ऑब्जर्व हिज ऑनर एंड हिज ग्रेस or the think real on his stamped face contemplate what you will approve so will you let me love। यानी कि हे कह रहे हैं अपने स्टैंजा में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं उसको भी देख लेते हैं हम फटाफट। अपने स्टैंजा में कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनका पहला स्टैंजा है कि हे भगवान क्या करो, भगवान की खातिर हमेशा चुप रहो और मुझे क्या करो, प्रेम करने दो। या तो यानी कि जो गाउट है ना, जो गाउट होता है उसको लकवा कहते हैं, या तो मेरी लकवा या गाउट यानी जोड़ों का दर्द जो है उस पर कुछ ऐसा एलिगेशन लगाओ, या मेरी जो सफ़ेद जिंद्रियां हैं है ना बिगड़ी हुई, वो क्या करो, उसका मजाक उड़ाओ, है ना, किस्मत समझ के उसका मजाक उड़ाओ। ये इनका कहना रहता है जॉन डन का। अपनी संपत्ति बढ़ाओ, यानी कि आप जो वर्क कर रहे हैं अपने जीवन में, जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो धन संपत्ति कमा रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाओ। अपना मन कला से पोषित करो, कोई कोर्स लो और कोई पद हासिल करो, ये इनका कहना है। और कोर्स लो, उसका पद हासिल करो, उसकी आदर करो, और फिर जब पता है हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। और फिर इनका कहना और भी है इसी स्टैंजा में कि राजा का असली शक्ल जो होता है उसके सिक्के पर बनी छवि से स्पष्ट होती है, और जो चाहो मंजूर समझो, बस क्या करो, मुझे प्रेम करने दो। इन्होंने इसमें यही चीज़ बताया है कि आपका जो मन कर रहा है वो करो, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बड़ी अच्छी लाइन दिया है, इसमें ये देखेंगे कि वो और द किंग रियल हिज स्टैम्प्ड फेस, यानी कि एक राजा कैसे प्रतीत होता है, किस तरह से हम उसको जानते हैं, तो राजा को एक सिक्के पर छपी तस्वीर के माध्यम से हम उसको जज करते हैं और उसको पहचानते हैं। अब स्टैंजा 2 हमारा क्या रहने वाला है, स्टैंजा 2 भी देख लेते हैं। स्टैंजा 2 की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि स्टैंडा 2 क्या कह रहा है, आल्स हुज इंजर्ड बाय माई लव व्हाट मर्चेंट शिप्स हैव माई सिग ड्राउंड हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफॉल्ड हिज ग्राउंड। यानी कि हम दोनों को क्या करो, हम
दोनों एक होकर वही बनते हैं, हम दोनों एक होकर क्या बनते हैं, वही। इसमें जो एक होने की बात हो रही है, यानी कि चर्च में जो संत हैं और इस पोएट में जो प्रेमी हैं, उन दोनों की बात की जा रही है। यानी कि चर्च का जो संत है ना, चर्च संत लिख देते हैं यहाँ पे, चर्च का जो संत है और इस पोएट का जो प्रेमी है, पोएट लवर कह सकते हैं इसको, पोएट्स लवर। ओके, यहाँ पे हम दोनों का मतलब यही है कि एक होकर वही बनते हैं, इसलिए एक तटस्थ वस्तु पर दोनों लिंग फिट होते हैं, हम मरते हैं उसी रूप में, जी उठते हैं इसी प्रेम से। कहता है कि जो संत कहता है अपने भगवान से कि भगवान हम आपकी तरह आपकी पूजा करते करते अपना सारा जीवन क्या कर देंगे, आपको अर्पण कर देंगे, उसी तरीके से प्रेमी भी इस पोयम में यही चीज कहना चाहता है बच्चों। और जब उसी रूप में जी उठते हैं और इसी प्रेम से बनते हैं तो क्या बनते हैं, रहस्यमय बन जाते हैं बच्चों। स्टैंजा 3 क्या कहना चाह रहा है, स्टैंजा 3 देख लेंगे हम। स्टैंजा 3 क्या है, स्टैंजा 3 यानी कि कॉल अस व्हाट यू विल, यू आर मेड सच बाय लव, कॉल हर वन, मी अनदर फ्लाई, वी आर टॉपर्स टू एंड एट ऑल ओन कास्ट डाई, एंड वी इन द फाइंड ऑफ द ईगल एंड द dove, the phonic rattle hath more weight by us, we two being one are it, so to one natural thing and both sexes fit, we die and rises the same and prove. Okay, and mysterious by the love, what call mysterious by the love, यानी कि जो कहो हमें कहो। इनके कहने का मतलब है कि जिस तरह से संत कहना चाहता है चर्च में कि जो कहो हमें कहो, हम क्या है प्रेम से ही बने हैं, उसी तरीके से ये अपने पोएट में कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्रेमी है, जो पोएट्स लवर है, वो भी यही कहना चाहता है अपने स्टैंजा में कि जो कहो हमें कहो हम प्रेम से बने हैं, जो कहो हमें कहो हम प्रेम से बने हैं, उसे एक, मुझे एक क्या कह दो, मक्खी कह दो, उसे भी एक मक्खी कह दो और मुझे भी एक मक्खी कह दो। क्या है, हम भी एक मोमबत्तियां हैं और अपनी कीमत पर ही मरते हैं। ये अपने स्टैंजा में कितनी अच्छी स्टैंजा है इनका। और कभी कभी क्या है कि बहुत ज़्यादा मन भी करता है ऐसे जो राइटर होते हैं इनके स्टैंजा को पढ़ने का, इनके पोएट को पढ़ने का, और हम अपनी अंतरात्माओं में जैसे गरुड़, कबूतर को पाते हैं। फिनिक्स की पहेली हमारे कारण और भी बुद्धिमान हुई है। इनका कहना है कि जो हम अपने पोएट में लिख रहे हैं, जो हमारे पोएट का लवर है ना, उसका भी उसी चर्च के संत की तरह ऐसा मानना है कि जो कहो हमें कहो हम प्रेम से बने हैं। और क्या है कि अगर उसे आप मक्खी कह रहे हो तो मुझे भी मक्खी कह दो। हम क्या है, मोमबत्तियों से बने हैं, हम भी अपनी कीमत पे मरते हैं। अपनी कीमत पे मरना क्या, अपनी कीमत पे मरना कि जिस तरह से संत पूजा पाठ करके अपने आप को सोचता है कि मुझे स्वर्गवास मिले, है ना, और उसके अंदर बहुत तरह की, ऐसा नहीं है कि कोई इस पृथ्वी पर है और कोई बिना रीजन के भगवान की पूजा करता है, ऐसा नहीं है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिना मतलब कह सकते हैं कि जिनका किसी से कुछ अपनत्व तो नहीं हो, है ना। हर कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ इच्छाएं व्यक्त करता ही है। हम भगवान की पूजा करते हैं तो मन में ऐसा चलता है कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन असली पूजा वो होती है कि हम भगवान से कहें भगवान आप कैसे हैं, है ना, भगवान आप कैसे हैं, और भगवान में लीन होके, यानी कि भगवान के अलावा हमें कोई नहीं दिखना चाहिए। तो ये संत की बात हो रही है और संत के अलावा जॉन्डन अपने स्टैंजा में कहना चाहते हैं कि हाँ, जो पोएट लवर है वो कुछ अलग कह रहा है और संत जो कह रहा है वो कुछ अलग कह रहा है, लेकिन दोनों का क्या है, दोनों की बातें सेम होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अब स्टैंजा 4 को हम देखेंगे। स्टैंजा 4 में, स्टैंजा 4 जिस तरह से हमने देखा कि स्टैंजा 3 में हर किसी का किसी से स्वार्थ होता है, जैसे भक्त का भगवान से होता है, उसी तरीके से इस स्टैंजा में पोएट लवर का है, वो भी अपना स्वार्थ दिखा रहा है कि जो कहो हमें कहो हम प्रेम से बने हैं, कुछ इस टाइप का। वी कैन डाई, है ना, वी कैन डाई बाई इट नॉट लाइव बाई लव, and the unfit the terms on the hears our legend of the will be fit our verse, and if no piece of the chronicle of the we prove, we shall bold in sonnet
पोएट्री रूम्स, सोनेट पोएट्री का नाम आपने सुना ही होगा, एज वेल एज द रॉट अनबिकम एंड द ग्रेटेस्ट एसेज द हाफ एक्रेस एंड टॉम्स and by these hymns and all shall approve with the canonized for love। यानी कि अब इसका हम स्टैंजा भी देखेंगे, स्टैंजा को देखेंगे और बहुत अच्छे से समझने का इसको प्रयास करेंगे हम, कि स्टैंजा जो है वो कह रहा है कि हम प्रेम से नहीं हम जो हैं वो प्रेम से नहीं जी सके तो क्या हम मर नहीं सकते। यानी कि पहले थर्ड स्टैंजा में क्या कह रहा था कि जो कहो हमें कहो, हम ही प्रेम से बने हैं, उसको अगर मधुमक्खी कह रहे हो तो हमें भी कहो, क्योंकि हम मोमबत्ती हैं। जिस तरह से वो अपना सारा कुछ भगवान के प्रति निकाल रहा है, उसी तरह से हम अपने पोएट पे निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टैंजा में थोड़ा सा चेंज है। चेंजेस क्या है कि हम प्रेम से जी नहीं सके, है ना, हम प्रेम से नहीं जी सके तो उससे ही मर सकते हैं, और अगर हम ताबूतों और सौ योद्धाओं के योग्य नहीं हो तो हमारी कथा कविता के लिए क्या है, उपयुक्त होगी। और अगर हम किसी की इतिहास में दर्ज ना हो तो हम सानेटो में सुंदर कमरे बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? सानेटो हमने बताया है कि ब्यूटीफुल सानेटो, यानी कि सानेटो की एक जगह है जहाँ पे वो क्या कह रहा है, सुंदर कमरे बनाएगा। एक सुंदर बनाए गए मशल यानी कि अर्ण, जिसको हम अर्ण कहते हैं, मशल होता है, बड़े राग के कड़ों के लिए उतना ही उपयुक्त होता है जितना आधा एकड़ समाधि। यहाँ पे इस चीज़ को समझने लायक है, इन भजनों द्वारा सब मानेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये समझने लायक है कि जो बड़े राग के कड़ होते हैं, है ना, बड़े राग के जो कड़ होते हैं उतना ही उपयुक्त होता है जितना एक एकड़ जमीन होता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टैंजा की लाइन है ये बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि स्टैंजा हम सनेटो में क्या करेंगे, एक सुंदर सा रूम बनाएंगे। सोनेट देखो यहाँ दिया, सनेटो पोएट्री रूम्स एज वेल wrought yon become greatest as half acre storms approve of the canonized for love, है ना। ये लाइन बड़ी अच्छी है, इसको आप नहीं भूलेंगे। यानी कि वही बात है कि जो बड़े राग के कड़ होते हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितना कि एक एकड़ जमीन होती है एक समाधि के लिए। अब समाधि की बात किससे, फिर से हम चलेंगे उसी कैनोनाइजेशन में जहाँ पे संत की बात हो रही है। संत को समाधि चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें राग के कुछ कड़ चाहिए जो जिस तरह से क्या है कि आधा एकड़ समाधि के लिए जमीन उपयुक्त होती है, उसी तरीके से हमारा इस पोएट में स्टैंजा भी महत्वपूर्ण है। अब हम स्टैंजा 5 की तरफ चलेंगे और स्टैंजा 5 को देखेंगे, है ना। स्टैंजा 5 को देख लेंगे फटाफट। स्टैंजा 5 को देखेंगे। स्टैंजा 5 में कह रहा है, and thus the invokers you warm reverend love made the another hermitage you to whom love for the peace that now is the race who did the whole world and soul conchecked and the dirt into the glasses of your eyes so made such mirror and such spy they all that did all and you to क्या है, optimize, है ना। optimize करने की बात कर रहा है यहाँ पे, optimize that they did all you optimize countries town courts beg from above a pattern of or your love। यानी कि और इस तरह में हम क्या करें, आमंत्रित करें आप जिन्हें आदरणीय और प्रेम समझते हैं, एक दूसरे का अंश स्कास करें यानी कि हर्मिटेज करें। आप जिनके लिए प्रेम शांति जो अब क्रोध बन गया है, जिन्होंने पूरे विश्व की आत्मा को संकीर्ण किया है, अपनी आंखों के कांचों में प्रवाहित किया है, ऐसे दर्पण को क्या करें, जासूस बनाएं और वे सब कुछ आपके लिए संक्षिप्त करें, जैसे देश नगर दरबार ऊपर से मांग करें और आप और आपके प्रेम को क्या समझें, एक आदर से समझें। तो बच्चों ये स्टैंजा क्या है, बहुत ही मजा आया होगा आपको पढ़ के कि जॉन डन का लिखा हुआ 5 स्टैंजा हमने देखा। और 5 स्टैंजा में अगर हम बात करें तो सबसे जो मस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है वो यही है कि हम क्या करें, एक दूसरे का अंश स्कास यानी कि हर्मिटेज करें और हर्मिटेज बनाएं। आप जिनके प्रेम शांति, है ना, जिनके लिए प्रेम शांति चाहते हैं वो क्या हो गया है, अब इस टाइम में वो क्रोध बन गया है ना।
जिन्होंने पूरे विश्व की आत्मा को संकीर्ण किया है बच्चों, वो क्या किए हैं, आज अपनी ही आंखों में क्या करते हैं, कांचों को प्रवाहित करते हैं। ऐसे दर्पण और जासूस बनाए गए कि वो सब कुछ आपके लिए बहुत संक्षिप्त हो गया है ना, बहुत ज़्यादा संक्षिप्त हो गया है, और वे सब कुछ आपके लिए क्या करें, संक्षिप्त करें। जिस तरीके से सारी चीज़ें संक्षिप्त हो गई हैं उसी तरीके से संक्षिप्त करनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि कुछ चीज़ों की हमें मांग करनी चाहिए, जैसे देश, नगर, दरबार, ये सारी हमें मांग करनी चाहिए। किस लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके आदर्श के लिए। तो इस बच्चों इस स्टैंजा का पूरा थीम जॉन डन के द्वारा लिखा गया जो था वो क्या था, थीम्स एंड टेक्निक पे था। किस पे था बच्चों, अगर हम थीम्स और टेक्निक की बात करें यानी कि विश्लेषण और इसमें तकनीकों की बात करें तो देखेंगे कॉन्केट में था, मेटाफिजिकल में था, आपको पता है मेटाफिजिकल मेटाफोर था यानी कि अभिधान और दार्शनिक रूपक था। जैसे प्रेम को फिनिक्स के रूप में उठाया गया था, दो व्यक्तियों का एक होना बताया गया था, मोमबत्ती जैसे आदि। एक में बताया गया था एक स्टैंजा में ना कि हमें मोमबत्ती की तरह जलने दो, हमें मधुमक्खी बोल रहे हो तो उसको भी बोलो, कुछ इस तरह से। पैराडॉक्स इरोनी की अगर हम बात करें तो पैराडॉक्स इरोनी को भी देख लेंगे। पैराडॉक्स इरोनी क्या होता है, विरोधाभास होता है जिसमें हम टॉन्ट की बातें जोड़ते हैं, मरण की बातें जोड़ते हैं, पुनरुत्थान की बात जोड़ते हैं, जो प्रेम जो मरता है और जो एक प्रेम होता है जो जीवन देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म की बात करें अगर हम तो इसमें देखेंगे ये सारे इसके थीम ही है, थीम और टेक्नोलॉजी है। यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म की बात करें तो देखिए संरचना और रूप था, 5 स्तंभियाँ थी, 9 पंक्तियाँ थी, प्रत्येक छंद था और उसका एक योजना था जिसको हम क्या कहते हैं, ए बी ए सी 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 डी के रिदम में परिवर्तन कर देते हैं। ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे, ये आता ही ये मस्ट है। कैनोनाइजेशन एज अ लव यानी कि अगर हम इसके प्रेम की पावनता की बात करें तो कवि कहता है कि उनका प्रेम क्या है, कैनोनाइज्ड है, अर्थात प्रेम के क्या कर देगा, संत बना देगा। इस पोएट का जो लवर है वो क्या कर देगा, कैनोनाइजेशन एक संत बना देगा। यस बच्चों, डिफेंस की बात करें तो डिफेंस अग्निस्ट में क्या आ जाता है, डिफेंस अग्निस्ट में आ जाएगा जो क्राइटिज्म इसका होता है, आलोचना से रक्षा की तरफ जाता है। कभी आलोचक को चुनौती देता है और प्रेम से कहता है कि किसकी हानि हुई। आखिर लास्ट में अब आप भी बताएंगे डिफेंस अग्निस्ट क्राइटिज्म में कि जो आलोचना से रक्षा होता है यानी कि कवि की जो आलोचक चुनौती होती है वो किसकी तरफ होगा, आखिर प्रेम से किसे हानि होती है, यानी कि संत जो भगवान की तरफ प्रेम करता है या जो पोएट का इस स्टैंजा की तरफ है, तो दोनों की बातें आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका कुछ PYQ है ना, इसके कुछ PYQ को हम देखेंगे बच्चों। यहाँ PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो देखेंगे पेपर पे यहाँ आता है डिस्कस द कैनोनाइजेशन एज द मेटाफिजिकल पोएम। तो क्या आप अब नहीं लिख सकते हैं, क्या आपको नहीं आएगा, जितनी भी बातें बताई गई हैं बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं है ना। कैनोनाइजेशन का मेटाफिजिकल पोएम लिखना है, मेटाफिजिकल पोएम। उसके बाद इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चन दिया जाता है तो हम उसके इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि रेफरेंस डाल देते हैं, कहीं कहीं हम इंट्रोडक्शन डाल देते हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं, जरूरी नहीं है। इंट्रोडक्शन भी आपका डालना यहाँ पे सही है और यहाँ पे कभी कभी हम क्या डालते हैं, यहाँ पे रेफरेंस भी डाल देते हैं है ना, रेफरेंस के नाम से जानते हैं। तो रेफरेंस जब डालेंगे तो हमने जो मेटाफिजिकल पोएम की बात देखी तो जॉन डन इज द लीडिंग फिगर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, हिज पोएम ऑफ द कैनोनाइजेशन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द मेटाफिजिकल स्टाइल फिल्ड विद द विट, पैराडॉक्स, कंट्रास्ट एंड द इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट। मेटाफिजिकल फीचर क्या होते हैं इसके पोएम की, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लव इज द कंपेयर्ड होता है, लव और द लाइक कैंडल फोनिक्स फॉर फ्लाइज डाइंग द लव, यही सारे इसके क्या हैं आंसर बन जाएंगे बच्चों। बहुत अच्छा है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पैराडॉक्स क्या होता है, वही विरोधाभास जिसमें हम पोएट सेज कहता है कि लेट मी लव, कि मुझे प्रेम करो और प्रेम करो, एज इफ लव योर फॉरबिडन, लवर्स आर द ऑर्डिनरी यर द वर्थली एंड द सेंटहुड, यानी कि जिस तरह से चर्च का संत अमर हो जाता है उसी तरीके से हमारे स्टैंजा यानी कि जो स्टैंजा का लवर है जो इस राइटर ने लिखा है उसको भी सेम करने की बात करता है। विच ऑफ द लॉजिक हो जाएगा, पोएट्स डिफेंस हिज लव लॉजिकल हो जाएगा, ही
दैट लव होम ऑन द वन मर्चेंट शिप हैव मेनी साइब ऑफ ड्राउंड। यानी कि क्या कह रहा है बच्चों की जो चर्च का संत होता है उसी तरीके से इस पोएट यानी इस स्टैंजा का जो लवर है दोनों को कंपेयर करने की बात कर रहा है कि जिस तरह से चर्च का जो संत है वो पूजा पाठ करके है ना अपने भगवान की सिद्धि पाएगा और थोड़ी सी ज़मीन में क्या करेगी अपनी समाधि बनवाएगा, कुछ इसी तरीके से इसमें भी मेंशन किया गया है। अगर हम ब्लैडिंग स्केर्ड की बात करें बच्चों तो देखेंगे कि ब्लैडिंग स्केर्ड ऑफ द स्किल्यूअर यानी कि जो रिलीजन होता है जो उसका लव होता है दोनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि धर्म को और प्रेम को दोनों को इसमें मेंशन करके मर्ज कर दिया गया है। कैनोनाइज इज द रिलीजियस ऑफ आइडिया हेयर यूज्ड फॉर द वर्डली लव, यानी कि इसमें जो इसका दार्शनिक दृष्टिकोण बन रहा है यानी कि मेटाफिजिकल टोन जो बन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ओके, अब इसके हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा सा हम और देखेंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा ओवरऑल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालते हैं। इंट्रोडक्शन आपने देखा ही है ना, इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया इंट्रोडक्शन, लेकिन हम क्या करते हैं कहीं कहीं पे पहले हम रेफरेंस डालते हैं बच्चों आंसर राइट करने के लिए। रेफरेंस लिखते हैं, उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट लिखते हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लिखते हैं। उसके बाद में हमारा काम क्या आता है, कंक्लूजन की तरफ आता है। अब हम कंक्लूजन की तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो कैनोनाइजेशन होता है मैंने क्या बताया कि कैनोनाइजेशन जो होता है वो मेटाफिजिकल पोएट्री होता है, यानी मेटाफिजिकल पोएट होता है। उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी स्ट्रिंग इमेज क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजनिंग क्या है, उसका पैराडॉक्स एविलेट क्या है, लव टू स्पिरिचुअल लेवल क्या होता है ना, डन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, रोमांटिक एक्सपीरियंस क्या होता है और पोएट्रिक फिलॉसफी क्या होता है, ये सब कंक्लूजन के अंदर आता है ओवरऑल। ओके, तो आज का जो टॉपिक था बच्चों उसमें हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखा है, यानी कि जो हमारे स्टैंजा बनते हैं वो कितने टाइप के थे। तो आज का जो चैप्टर था बच्चों वो ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा जॉन डन को, और हमारा जो टॉपिक था आज का वो था द कैनोनाइजेशन क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि कैनोनाइजेशन जो होते हैं जो संत के मतलब चर्च के जो संत होते हैं उन्हें कहते हैं। और लिखा किसने था बच्चों, तो ये जॉन डन जी लिखे थे। और ये दिखते किस तरह से हैं, तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हुई और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जॉन मिल्टन के बारे में, है ना। आज तो हमने जॉन डन को पढ़ा, लेकिन हमारा यूनिट 3 नहीं, इसी यूनिट 2 का तीसरा टॉपिक है शायद, यूनिट 2 का ही दूसरा है, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉन डन के बाद जॉन डन के बाद हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जॉन मिल्टन को। ओके, जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे। तो ये क्लास यहीं पे फिनिश होती है और कमेंट सेशन में आप जरूर बताएंगे कि आपको अगला PYQ क्वेश्चन कौन सा चाहिए। अगर जॉन मिल्टन में भी चाहिए तो आप उसको भी बताएंगे और आफ्टर ऑल मैं लेकर भी आऊँगी। तो यहीं पे क्लास आपकी खत्म होती है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट।